हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लव इज़ नॉट पॉइजन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। और शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर नया आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगशन की शादी हो गई थी, वो भी बहुत जल्द। 1 महीने के अंदर अंदर उनकी शादी कंप्लीट हो गई थी। विंग को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ, वो इससे कोई एतराज़ नहीं था उसे, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी माँ जो भी उसके लिए सोचेगी वो हमेशा बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर वो मैडम यू के पास बड़ा हुआ है और मैडम यू उसके लिए हर टाइम एक अच्छा डिसीजन ही लेता है। तो वो कभी भी अपने माँ की डिसीजन पर वो कहते हैं ना, डाउट नहीं करता है कभी भी। तो आज भी और इस टाइम को भी वो नहीं करता है। और वैसे भी उसकी माँ ने कहा है कि उसका जो हस्बैंड है, जो होने वाला हस्बैंड है, वो बहुत अच्छा है और वो विंग को अच्छे से रखेगा एंड अच्छे से ट्रीट भी करेगा। सो उसने हाँ कर दिया था एंड उसके पास ना करने का कोई रीज़न भी नहीं था, क्योंकि वो किसी को पसंद करता भी नहीं है वैसे भी। और उसे पता है कि मैडम यू उसे बचपन से कैसे बड़ा करते आया है, हमेशा प्रोटेक्ट करके आया है और हमेशा विंग के लिए फिक्र करता आया है। हालांकि उसे पता है कि वो मैडम यू का रियल बेटा नहीं है। उसका जो बाबा था वो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैडम यू ने उसे हमेशा ही बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया है। एक बेटे की तरह हमेशा प्यार दिया है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को एकदम बहुत ही सिक्योरली बड़ा करता है, विंग को भी ठीक वैसे ही मैडम यू ने बड़ा किया है। तो विंग क्यों मना करेगा, जहाँ पे उसकी मदर ने उसके लिए कोई डिसीजन लिया हो, तो वहाँ पे वो मना करना बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं कर सकता है। इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था। दूसरी तरफ उसे ये भी पता चला था कि उसके साथ इसकी शादी होने वाली है वो और कोई नहीं, लान वांग जी है। एंड लान वांग जी जिसे उसने देखा था, वो भी अपने शीजे की शादी पर, एंड उसको उसने इरिटेट भी किया था। हालांकि उस इंसान को, यानी कि उसका जो हस्बैंड था, उससे वो ज़्यादा कुछ आंसर नहीं पाया था एंड उसका कोल्ड नेचर भी उसने देखा था, लेकिन उसने इस चीज़ पर ज़्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी कोल्ड है, तो जब वो उसका हस्बैंड बन जाएगा तब वो शायद एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा, उसके साथ बात करेगा और वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा अपने हस्बैंड के साथ। और शुरुआती में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो एकदम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोच लेकर विंग उतना ज़्यादा अपने अल्फा के बारे में नहीं सोच रहा था। हालांकि वो अपने अल्फा से बात करना चाहता था, क्योंकि एक तो शादी से पहले एक दूसरे से जानना ज़रूरी होता है, तभी तो शादी में होता है ना, दोनों अंडरस्टैंडिंग होंगे। लेकिन यहाँ पे शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुआ, वो भी 1 महीने के अंदर में, जहाँ पे उसने अपनी माँ से पूछा भी था कि आखिर उसकी शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है। हालांकि उसने मैडम यू ने सिर्फ यही कहा था कि मैडम लैंड चाहती थी कि उनकी शादी जल्दी हो जाए और विंग को वो जल्दी ही क्लैन लेने अपने क्लैन लेके जाना चाहती है। तो यहाँ पे विंग को थोड़ा अजीब तो लगा कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं कि शादी करवानी है, जल्दी उसे लेके जाना है, लेकिन इतनी जल्दी, वो भी 1 महीने के अंदर। ऑफकोर्स उसकी शीजे की शादी का 1 महीना गया भी नहीं और उसकी शादी तय हो गई और उसकी शादी हो भी गई। ये उसके लिए एक शॉकिंग सिचुएशन होता है ना, वो हो गया था, जहाँ पे वो अपनी इमोशन को समझ ही नहीं पा रहा था। वो एक मिक्स फीलिंग्स अपने अंदर फील कर पा रहा था। खैर, वो अब क्या ही कर सकता था, जहाँ पे उसकी और उसके अल्फा की शादी हो गई थी। अब हम लोग उनकी शादी से थोड़ा पीछे और लंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो लान वांगजी जो एकदम सीरियस पर्सन था एंड इंट्रोवर्ट पर्सन था, बचपन से ही उसकी माँ ने उसे बहुत ही होता है ना, स्ट्रिक्टली बड़ा किया है। हर टाइम उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दिया है, हमेशा उसे एक कड़ा जो सीख होता है ना, वो दिया है। बचपन से ही मैडम लैन खुद वांगजी को ट्रेनिंग दिया करती थी, जिस वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लग गया था। हालांकि जो मैडम लैन थी, मैडम लैन एक ओमेगा थी, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड जिस वजह से वो अपने छोटे बेटे को बहुत अच्छे तरीके से कल्टिवेशन सिखाया करती थी। उनके कल्टिवेशन स्किल को देखकर हर कोई कह सकता है कि ये एक अल्फा को हराने का पावर है ना, वो रख सकती है। खैर, वांगजी हमेशा अपनी माँ के साथ रहा करता था। ज़्यादा से ज़्यादा बचपन का टाइम वो अपने माँ के साथ बिताया करता था। उसकी माँ जो भी शिक्षा, जो भी पढ़ाई उसे पढ़ाता था, वो सब कुछ वो सीखता था, जहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ वो बहुत सारे लेक्चर, सब कुछ वो अपने माँ से सीखा करता था। जब वो मैच्योर होने लगा था, जब वो 16 साल का हो गया था, तब जाके उसे लैंड क्लैन की पढ़ाई करनी पड़ी थी, जहाँ पे लैंड क्लैन की पढ़ाई भी उसने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। और क्योंकि वो बचपन से ही कल्टिवेशन करता था, तो वो कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसका कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बचपन से ही। खैर, धीरे धीरे वो जितना बड़ा हो रहा था ना, उतना ही वो इंट्रोवर्ट पर्सन बनने लग गया था, जो किसी से बात नहीं करता है, एकदम क्वाइट रहता है, सबसे दूर रहता है, ऐसा इंसान बन गया था। धीरे धीरे वो एक डोमिनेटेड अल्फा बन गया, जहाँ पे वो अपनी लाइफ सिंपली जी रहा था। हमेशा ट्रेनिंग करना, मेडिटेशन करना, नॉलेज गेन करना, यही उसका काम था। बहुत ही सिंपल ज़िंदगी, जहाँ पे उसका जो लाइफ था ना, एकदम ब्लैक एंड वाइट की तरह था, जहाँ पे कोई रंग था ही नहीं। इनफैक्ट कह सकते हो कि वांगजी खुद ही ये रंग पसंद नहीं करता है। उसका ये जो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है ना, उसमें कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो गया था, या कह सकते हो कि आदत हो गया था। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता था, हमेशा जो चीज़ उसके सामने होता था उससे ही वो हमेशा सब कुछ मैनेज कर लेता था। बचपन से ही उसकी कोई भी ख्वाहिश नहीं थी। वो होता है ना, एक नॉर्मल बच्चा जब छोटा रहता है, उसे खिलौने की, बाहर जाने की, घूमने की, कैंडी खाने की, ये सब इच्छा होता था। लेकिन वांगजी ऐसा नहीं था। वांगजी एक अलग तरीके का बच्चा था, जो हमेशा ही इन सब चीज़ों से दूर ही भागा करता था। सिर्फ अपनी माँ की बातों को सुनता था, अपनी माँ जैसे उसे ट्रेनिंग करवाती थी वो सब कुछ सीखा करता था। एंड अब बड़ा होने के बाद भी वो वैसा ही था। सब लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन सिवाय एक की, जहाँ पे वांगजी अभी भी वही चीज़ पे अटका हुआ है, एक ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी, जहाँ पे उसके लाइफ में सिर्फ वो अकेला है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शादी अटेंड या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करता था। उसका जो भाई था, यानी कि जो
लैन शिचन थे। लैन शिचन हमेशा बैंक्वेट और शादी अटेंड किया करते थे। ऑफ कोर्स उसे पता है कि उसका भाई क्लैन लीडर है, होने वाला क्लैन लीडर है, तो ऑफ कोर्स वो ये सब पार्टीज मतलब जो बैंक्वेट होता है, बैंक्वेट शादी ये सब अटेंड करेंगे। लेकिन वांग जी कभी भी ये सब अटेंड नहीं करता था, उसे कभी इंटरेस्ट ही नहीं पड़ा इन सब में। वो सिर्फ जिंगशी में बैठकर अपना मतलब पढ़ाई करता था, मेडिटेट करता था और अपनी ड्यूटीज़ किया करता था। पहले वो खुद ट्रेनिंग लिया करता था, लेकिन अब वो खुद भी ट्रेनिंग दिया करता है। धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ साथ वो मिच्योर बिहेव करने लग गया था। मिच्योरली मतलब जैसे होता है ना अल्फा एकदम मिच्योर बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ में एक चीज़ वांग जी का अलग था। वांग जी एकदम क्वाइट पर्सन था, क्योंकि उसके बचपन भी तो क्वाइट की तरह ही बीता था, जहाँ पे उसके एक्सप्रेशन को देखकर कोई समझ पाए या ना पाए, लेकिन उसका जो भाई था यानी कि लैन शिचन ज़रूर समझ जाती थी। सब लोग लान वांग जी को देखकर ये ज़रूर कह देते थे कि वो एक कोल्ड पर्सन है, वो घमंडी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके भाई को बहुत अच्छे से पता था कि वो हमेशा ही मतलब अपने अंदर इमोशन को दबा के रखता था, या फिर ये कह सकते हो कि उसे फीलिंग्स जाहिर करना नहीं आता था। खैर, तो यहाँ पे वांग जी को और उसके ब्रदर को एक शादी अटेंड करना था। इस बार भी वो शादी पे मतलब जाना नहीं चाहता था, जहाँ पे जिन क्लैन से उसे इन्विटेशन आया था, जहाँ पे सारे क्लैन मतलब लैंड क्लैन के जो कुल प्रमुख थे उन्हें बुलाया गया था, साथ ही साथ लैंड फैमिली को। तो यहाँ पे जो मतलब वांग जी था, वांग जी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका जो भाई था यानी कि उसका बड़ा भाई लैंड शिचन, वो उसे ज़बरदस्ती लेके गया था। खैर, कोई समझे या ना समझे, वांग जी को उसका बड़ा भाई ज़रूर समझ लेता था, इसीलिए ही वांग जी ने मान लिया था। अपने भाई के कहने पर वो शादी अटेंड करने के लिए चला गया था। शादी अटेंड करने के बाद, शादी कंप्लीट होने के बाद वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बैंक्वेट को अवॉइड करना चाहता था। शादी कंप्लीट होने के बाद एक बैंक्वेट स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे वांग जी एकदम ही रहना नहीं चाहता था, तो वो वहाँ से बाहर निकल गया था। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो एक ग्राउंड पे आया था, मतलब जो जिन क्लैन का जो गार्डन था ना, वहाँ पे आ गया था। जिन क्लैन का गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर था, वहाँ पे वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी वहाँ पे मतलब ताज़ी हवा खाने आया था, एंड तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ गई थी, जहाँ पे वो पर्सन वांग जी की तरफ बैक करके खड़ा था। एंड वांग जी उस पर्सन को देखकर मतलब थोड़ा सा हैरान भी था, क्योंकि वो जो पर्सन था वो मतलब काँप रहा था, उसकी बॉडी थोड़ी सी काँप रही थी, एंड ये वांग जी दूर से ही समझ गया था। वांग जी धीरे धीरे अपने अनजाने में ही उस पर्सन की तरफ बढ़ रहा था, एंड जब वो उस पर्सन की तरफ मतलब बढ़ रहा था ना, वो उस पर्सन की जो फेरोमोन्स था उसे इनहेल कर पाया था, एंड वो समझ गया था ये जो पर्सन था वो एक ओमेगा था। एंड जब वांग जी उस पर्सन के सामने आके खड़ा हो गया था, वो पर्सन पीछे मुड़ा था, एंड वांग जी पहली बार उस पर्सन की सिर्फ आंखें देखी थी। उस इंसान का, उस पर्सन का जो फेस था वो ढका हुआ था, हालांकि चांद की रोशनी में उस पर्सन का जो आइस था वो सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा था, जहाँ पे वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही मतलब वांग जी के लिए अनोइंग था, क्योंकि जब वो पर्सन उसकी तरफ मुड़ा था, उसके बाद वो किस तरह से वांग जी के साथ बात कर रहा था, वांग जी को इरिटेट कर रहा था। वांग जी पहली बार मतलब अपने सामने किसी को इतना बातें बोलते हुए देख रहा था। उसका क्लैन एक क्वाइट क्लैन की तरह है, कह सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे रूल्स थे, जहाँ पे लोगों को बात करना मना था, बहुत मतलब इतना ज़्यादा बात करना मना था, तेज़ी से बोलना मना था, हंसना मना था। तो इतने सारे रूल्स में वांग जी बड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स वो क्वाइट ही मतलब पर्सन था। तो वहाँ पे उस पर्सन ने वांग जी को इरिटेट करके रखा था। वांग जी तो अपने मन में सोच रहा था कि ये पर्सन इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है और इतना बोल कैसे सकता है, जहाँ पे कंटिन्यूसली वो पर्सन वांग जी को इरिटेट करे जा रहा था। वांग जी को ये ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी ने सिर्फ 2 या 4 मतलब 2-3 सवालों का सिर्फ जवाब दिया था, वो भी बहुत ही क्वाइटली, जहाँ पे वो जो पर्सन था वो पर्सन वांग जी के साथ मतलब फ्लर्ट करने लग गया था। वांग जी से हैरान भी था, शॉक भी था, क्योंकि आज से पहले कभी भी वांग जी के साथ किसी ने फ्लर्ट किया ही नहीं था, और ये एक्सपीरियंस वांग जी के लिए नया था, क्योंकि वांग जी जिस तरह का पर्सन था उसके सामने तो कोई आता ही नहीं था डर के मारे। लेकिन ये जो पर्सन था, ये जो ओमेगा था, वो एकदम डट कर खड़ा था और मतलब एकदम उसके सामने आके फ्लर्ट कर रहा था, उसे हैंडसम बोल रहा था, उसे क्यूट बोल रहा था। ये सब कुछ वांग जी के लिए एक नया फीलिंग्स था, जो खुद वो मतलब समझ ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो ओमेगा बस अपने मुंह से बातें बोले जा रहा था और वांग जी सिर्फ सुन रहा था, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इरिटेट भी हो रहा था। इसीलिए वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुकता है, और वो बस सिर्फ एक बार उस ओमेगा को देखता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसका मन का जो मतलब होता है ना फीलिंग्स, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस ओमेगा को देखकर आखिर उसे हुआ क्या था। वो ओमेगा इतनी सारी बातें कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो उसे मतलब फील कर पा रहा था अपने अंदर, जहाँ पे वो ओमेगा किस तरह से बात कर रहा था, उसकी आइज़ किस तरह से वांग जी के आइज़ से मिला था, ये सब कुछ उसके दिल में जैसे उथल पुथल कर दिया था। उसकी इस ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में पहली बार एक हलचल उसे महसूस हुआ था, और उसे खुद भी नहीं पता है कि आखिर ये ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में, जहाँ पे सिर्फ वाइटनेस, साइलेंस के अलावा कुछ नहीं था, आज उस टाइम के बाद, उस ओमेगा से मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी में आखिर ये हुआ क्या है, क्या चेंज हुआ है। उसके बाद उस शादी को अटेंड करने के बाद वो घर वापस चला गया था, यानी कि लैंड क्लैन जाने के बाद कुछ दिन उसके लिए नॉर्मल था, मतलब तकरीबन 2 दिन एकदम नॉर्मली गया था, लेकिन उसके मन से वो ओमेगा वाली मतलब बात, वो ओमेगा किस तरह से फ्लर्ट करता था, वो चीज़ गया नहीं था। एंड 2 दिन से ही वो काम करता ज़रूर था, अपना ड्यूटी पूरा ज़रूर करता था, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ उस ओमेगा की बातें ही घुमा करती थी। एंड कभी कभी वो टेंस भी हुआ करता था कि वो क्यों ये सब के बारे में सोच रहा था। उसके मन में जो उथल पुथल चल रहा था वो खुद ही नहीं जानता है कि ये क्या है। जहाँ पे 2 दिन ही अपने मन के साथ लड़ने के बाद फाइनली जो मतलब तीसरे दिन उसे अपने फैमिली डिनर पे जाना था। यहाँ पे लैंड क्लैन में एक रूल था कि हफ्ते में एक बार वो लोग एक मतलब साथ में बैठकर फैमिली डिनर करेंगे, तो वहाँ पे वांग जी को जाना था अपने भाई के साथ। तो वो अपने
जिंगशी में था, जहाँ पे जिंगशी में वो अपना मतलब कुछ काम कंप्लीट करने के बाद वो तैयार था अब अपने फैमिली डिनर के लिए मतलब जाने के लिए। वहाँ पे उसका जो फैमिली डिनर था वो उसके मम्मी की और उसकी फादर की जो क्वार्टर था वहाँ पे होने वाला था, जहाँ पे लैंड शेजन ऑलरेडी जिंगशी के बाहर खड़े थे वांग जी के लिए, जहाँ पे वांग जी अपने भाई के साथ डायरेक्ट अपने मदर की क्वार्टर की तरफ बढ़ गया था, जहाँ पे अपने मदर के क्वार्टर में आने के बाद वो दोनों ही अपने मदर और फादर को बो करते हैं, जहाँ पे उसकी मदर और फादर भी उन्हें मतलब एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे वो लोग टेबल पर बैठ गए थे, जहाँ पे वो लोग फैमिली डिनर करते हैं। फैमिली जो डिनर था उसे कंप्लीट करने के बाद वांग जी बैठा था, जहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन वांग जी की तरफ देखते हुए उन दोनों से ही कहा था कि उन्होंने एक मैरिज प्रपोजल भेजा है। ये सुनने के बाद वांग जी और लैन शीचैन दोनों ही अपने मदर की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे उसकी मदर ने नोट करते हुए कहा था हाँ उन्होंने एक मैरिज प्रपोजल भेजा है, वो भी जियांग्स को। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शीचैन था, लैन शीचैन पूछे थे कि क्यों और किसके लिए आप मैरिज प्रपोजल भेजा था, जहाँ पे जो मतलब मैडम लैंड ने कहा था ना, ये सुनकर वांग जी एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी ने सुना था कि उसकी माँ ने कहा था कि ये जो मैरिज प्रपोजल था वो वांग जी के लिए था, वांग जी के लिए ही मैरिज प्रपोजल मतलब उन्होंने जियांग फैमिली के पास भेजा था। ये सुनने के बाद वांग जी इतना ज़्यादा शॉक था ना कि वो क्या ही कहे, अपने जैसे शब्द को मतलब बोल नहीं पा रहा था। जहाँ पे ये सुनने के बाद लैन शीचैन ने अपने माँ से कहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर आपने मैरिज प्रपोजल दिया भी था तो आप एक बार अजान से पूछ तो ले सकते थे ना। जहाँ पे उसकी माँ ने सिर्फ यही कहा था कि मेरा डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होगा वांग जी के लिए। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा था। ऑफकोर्स वो बचपन से अपनी माँ की बात ही तो मान कर आया है, तो आज इसका उल्टा तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ पे सिर्फ अपने मतलब उसने अपने सिर को सिर्फ नीचा करके रखा था, जहाँ पे लैन शीचैन ने इसे लेकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश जरूर किया था, लेकिन वांग जी ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया था, जहाँ पे लैन शीचैन भी चुप हो गए थे। जहाँ पे उसके माँ ने सिर्फ ये बता दिया था कि इसकी शादी का प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाए तो उसकी शादी वो बहुत जल्द ही करवा देंगे। जहाँ पे मैडम लैन ने ये भी कह दिया था कि जियांग क्लैन के जो दूसरा ओमेगा है वुई वुशियान, उसके साथ उन्होंने शादी तय किया है। वुई वुशियान वांग जी के लिए नया नाम था, वो उसे नहीं जानता है कि आखिर ये है कौन और जियांग क्लैन में कोई और ओमेगा है या नहीं, उसके बारे में उतना ज़्यादा उसे नहीं पता है। ऑफकोर्स वो क्लैन मैटर्स में ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो बस अपनी दुनिया में ही ठीक था, नॉर्मल था, परफेक्ट था, उसे लगता है वो कंफर्टेबल था वहाँ, लेकिन अपने दुनिया से भी बाहर कुछ है, ये चीज़ वो नहीं जानता है। खैर उस बात को मतलब जानने के बाद वो अपने कमरे पर आकर उसे पता नहीं क्या फील हो रहा था, उसे उस ओमेगा के बारे में भी याद आ रहा था, और उसके बाद उसकी जो मतलब फियांसे मतलब जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसके बारे में भी, जिसे वो जानता भी नहीं था, उसका चेहरा तक उसने नहीं देखा था, तो उसके लिए एक अलग सा फीलिंग्स था, जो फीलिंग्स उसे खुद ही नहीं समझ आया था कि आखिर ये क्या था। खैर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। वांग जी ने अपने माँ को शादी के लिए हाँ कर दिया था, या फिर कह सकते हो कि उसे हाँ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा था, जहाँ पे उसकी माँ ने अपना डिसीजन बता दिया था। ऑफकोर्स उसकी माँ उसके लिए हमेशा ही स्ट्रिक्ट रही है बचपन से लेकर, तो अब भी वो स्ट्रिक्ट है, तो उसने शादी के लिए ज़्यादा इनकार नहीं किया था। जहाँ पे लैन शीचैन ने अपने भाई को समझाया था कि अगर वो शादी नहीं करना चाहता है तो इट्स ओके, वो खुद समझाएंगे अपनी माँ को, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया था। वांग जी ने सिर्फ यही कह दिया था कि माँ जो चाहती है वो कर सकती है, बस यही उसने कह दिया था। उसके बाद जाके लैन शीचैन ने भी कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो जियांग क्लैन इस शादी का जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद सब कुछ ना बहुत ही जल्दी होने लग गया था। वांग जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था, जहाँ पे सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि उसका ना दिमाग मतलब घूम रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था, ये शादी हो रहा था कि या फिर कुछ और। जहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया था और 1 महीने के अंदर सब कुछ एकदम शादी की सारी प्रिपरेशन सब कुछ हो गया था, एंड फाइनली जाके उसे जियांग क्लैन जाना पड़ा था शादी करने के लिए। जियांग क्लैन जाने के बाद वो नर्वस था, क्योंकि ऑफकोर्स शादी के दिन सभी नर्वस रहते हैं, तो वो भी रहेगा, वो भी नर्वस था। जहाँ पे उसका भाई ने उसे पूरा साथ दिया था। फाइनली जाके उसकी और उसकी ओमेगा की शादी हो गई थी। जहाँ पे अब हम प्रेजेंट पर देखते हैं। प्रेजेंट पर अब बैंक्वेट स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे बैंक्वेट में विंग एंड वांग जी मतलब खड़े हुए थे एंड सबके साथ बात कर रहे थे। जहाँ पे विंग भी बात कर रहा था, जो लोग भी उससे बात करने के लिए आ रहे थे। जहाँ पे वांग जी भी अपने लोगों के साथ बात करने में बिजी था। उसके पास जो भी आ रहे थे उसके सब सिर्फ अपने फेस को हमें हिला रहा था, नोट कर रहा था, ज़्यादा बात वो नहीं कर रहा था। ऑफकोर्स विंग को पता है कि ये आदमी ज़्यादा बात नहीं करता है, तो वो भी उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो लोगों के साथ बात करता है सिंपली। लेकिन कुछ देर बाद ही ना उसे थोड़ा बहुत मतलब होता है ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो भी इस वेटिंग रूम में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेटिंग रूम बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत भारी था, और ऊपर से उसके सिर में जैसे हंड्रेड्स मतलब हेयर पिन्स थे जो उसके सिर पे लगे हुए थे। एंड विंग को सच में लग रहा था कि वो अभी के अभी से खोल डालेगा एंड सब कुछ खोलकर वो वहाँ से चला जाएगा। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो ना मतलब व्हेल के नीचे से ना बार बार ना अपने अल्फा को देख रहा था। हालांकि वो अल्फा के फेस को देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो अल्फा की बॉडी को तो देख पा रहा था, जो बस उसकी तरफ घुमा मतलब उसकी तरफ पीट करके हुआ था। विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने अल्फा के ऊपर। ये अल्फा मतलब ठीक है मान लिया कि ये ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन ये उसके ओमेगा की तरफ थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दे रहा था, और ऊपर से उसका ओमेगा क्या कर रहा है, उसका ओमेगा क्या फील कर रहा है, ये सब के बारे में भी ये अल्फा ध्यान भी नहीं दे रहा था। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि वो अभी इस व्हेल को हटाए और 2-4 मुक्का ना अपने मतलब अल्फा के मुंह पे जड़ दे। ऑफकोर्स वो ये कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता मतलब कर तो सकता है, लेकिन वो ये नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें उसकी इस एक्शन पर उसकी क्लैन की रेपुटेशन है, सो ये वो नहीं कर सकता है। खैर तो अभी वो बस खड़ा था, उसे लिटरली ना बैठने का मन कर रहा था, क्योंकि वो इतनी देर से ही तो खड़ा हुआ था, वो उसे ना बैठने का मन कर रहा था, और ना उसे मतलब वो ना खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उसके पैर में ना पेन हो रहा था। तो वो ना अपने हस्बैंड के पास ही खड़ा था, तो ऑफकोर्स वो ना मतलब गिरने ही वाला था उसकी मतलब पैर की कमजोरी की वजह से। तभी उसने अपने अल्फा का हाथ पकड़ लिया था, वो भी टाइटली।
जहाँ पे वांग जी जो मतलब थोड़ा सा हैरान हो गया था और शॉक भी हो गया था, और वो तुरंत ही अपनी ओमेगा की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उसके ओमेगा का फेस तो ऑफकोर्स वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसका जो ओमेगा था वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी वो उस मतलब अपने ओमेगा का हाथ पकड़ता है और वो सिर्फ एकदम लो टोन में कहता है, क्या तुम ठीक हो? जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहता है, उसके बाद वो भी लो टोन में कहता है, बस मेरा पैर में पेन हो रहा है, बहुत देर से मैं खड़ा था ना, इस वजह से। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी ने नोट किया था और बस वो अपने भाई की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उसका जो भाई था वो समझ गया था। उसका भाई मतलब विंग के बैठने के लिए इंतजाम कर दिया था, जहाँ पे विंग मतलब अपनी सीट पर बैठ गया था, जो सीट मतलब लैंडस्टेन ने लाया था वहाँ पे वो बैठ करना अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। लिटरली उसके पैर मतलब उसके जो पैर थे ना इतना ज़्यादा पेन कर रहा था ना, वो ना अपने एक हाथ से अपने पैर को पकड़ लिया था, उसके पैर में अभी भी पेन हो रहा था। कुछ देर तक वो मतलब वांग जी और विंग बैंक्वेट में रहते हैं। उसके बाद अब उन दोनों को उनके वेडिंग चैम्बर पे लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे पहले विंग को यान ली और जंग चैंग मिलकर वहाँ से लेके जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कुछ देर वहाँ पे रहता है। उसके बाद उसे भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था, तो वो वहाँ से जाने वाला था। तभी पीछे से मैडम लैन वांग जी को बुलाती है, जहाँ पे वांग जी वहीं पर रुक गया था और वो पीछे अपने मदर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उसकी मदर वांग जी के पास आया था और वो वांग जी का हाथ पकड़कर उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया था, जहाँ पे मतलब वांग जी को कुछ समझ नहीं आया था, जहाँ पे मैडम लैन उसे थोड़ा सा वहाँ से मतलब अलग करके एक ऐसी जगह पे लाए थे जहाँ पे कोई नहीं था, जहाँ पे वांग जी अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ? जहाँ पे मैडम लैन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे ये सुनकर वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। ऑफकोर्स ये सबको पता होता है कि शादी के बाद कहाँ जाते हैं, ऑफकोर्स वेडिंग चैम्बर पर, जहाँ पे जो मतलब मैडम लैन कहते नहीं वो असल में वो मेरे रूम पे ना एक जेड हेयर पिन था, मैंने ना मतलब कमरे पर रख कर आ गया हूँ और अभी मैं मतलब जिसके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ वहाँ पे, क्या तुम मेरे लिए मतलब उस रूम से जाके उस जेड हेयर पिन को लेके आ सकते हो? जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी कहता है पर माँ मैं, जहाँ पे मैडम लैन कहती है प्लीज़ बेटा मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, बस तुम उस हेयर पिन को यहाँ पे लेके आओ, मैं थोड़ी देर बाद यहीं पे आके तुम्हें मिलता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कुछ देर सोचने के बाद कहता है ठीक है माँ। ये कहकर वो डायरेक्ट मतलब उसकी मदर के रूम पर चला जाता है, जहाँ पे मतलब उसे रहने के लिए दिया गया था, मतलब मैडम लैन को रहने के लिए दिया गया था उस रूम पर, जहाँ पे दूसरी तरफ मैडम लैन अपनी बेटी को जाते हुए देख रही थी। उसके बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग को यानली ने और जंग चैंग ने मिलकर उसके वेडिंग चैम्बर पर लाया था एंड वेडिंग चैम्बर पर उसे बेड पर बिठा दिया था, जहाँ पे जो यानली अपने भाई के सिर को सहलाते हुए कह रहा था, नर्वस मत होना, सब कुछ ठीक रहेगा आशियान। जहाँ पे विंग ने नोट कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नर्वस था। आज उसका वेडिंग नाइट था, क्या होगा मतलब उसका क्या होगा आगे, यही वो सोच ही जा रहा था। दूसरी तरफ चेंग ने सिर्फ मुंह बना लिया था। चेंग को भी ना ये अच्छा नहीं लगा। ऑफकोर्स वो इतने दिन से ये सब कुछ देख रहा था, तो उसे भी ना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑड, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। इतनी जल्दी वो भी एक ही महीने में शादी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही ना मतलब दिमाग से ना बाहर जा रहा था चेंग के लिए। खैर वो क्या ही कर सकता था, जहाँ पे उसकी शादी मतलब उसके भाई की शादी हो चुकी है, जो अब ना मतलब वो ना इरिटेट होते हुए ना बस अपने भाई की तरफ देख रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद चेंग कहता है, वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगा इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो गई? जहाँ पे जो यानली कहता है चेंग, जहाँ पे जो चेंग कहता है देखिए ना शीजे, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा इतनी जल्दी शादी, और वो भी आपकी शादी मतलब ख़त्म होते ना होते उसकी शादी भी हो गई, कि थोड़ा सा ऑड नहीं लगा आपको? जहाँ पे यानली कहती है अरे कुछ नहीं यार चेंग, बस उन लोगों का फिर शायद जल्दी में शादी लिखा था इसीलिए हो गया। जहाँ पे ये सुनकर चेंग कहता है ये कौन सा लॉजिक हो गया कि फीड में था इसीलिए शादी हो गया? अरे शादी के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, दोनों का मिलना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए, देन शादी होना इज ओके नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे उन दोनों की शादी पे हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है ठीक से। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैंने देखा था ना। जहाँ पे ये सुनकर चेंग कहता है अरे यार वो वाली मुलाकात नहीं रही यार, वो वाला मतलब होता है ना फियोंसे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, समझना एंड ऑल, ये सब कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसा शादी था? जहाँ पे यानली कहता है चेंग चुप रहो। जहाँ पे जो मतलब चेंग था ना वो अपने मुंह को फुला कर कहता ठीक है फाइन, ये कहकर वो वहाँ से मतलब वेडिंग चैम्बर से निकल गया था। दूसरी तरफ जो मतलब यानली अपने भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है तुम आचिंग की बात को ज़्यादा मत सोचना, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ये एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाला जब भी करता है सबके लिए अच्छा करता है, या फिर कह सकते हो ये शादी बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन शायद ये तुम्हारी किस्मत में ही था। आशियान देखो मुझे पता है शादी जल्दबाजी में हुआ है, लेकिन जो हुआ है शायद अच्छे के लिए ही हुआ है, और मदर ने सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी लान वांग जी के साथ करवाया है, तो मुझे लगता है सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, तो ज़्यादा फिक्र मत करना। और हाँ मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं हो उसके साथ पूरी लाइफ बिताना, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस ये समझ लो कि यही तुम्हारा फेट था, ठीक है? जहाँ पे विंग ने सिर्फ नोट कर दिया था, जहाँ पे कुछ देर यानी बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब विंग सिर्फ अपने वेडिंग चैम्बर पर अकेला था, वो वहाँ पे बैठा हुआ था और वो मन ही मन नर्वस हो रहा था। ऑफकोर्स ये वेडिंग नाइट था उसका, आज होने क्या वाला था जिसे वो जानता भी नहीं था, ठीक से नहीं जानता था। सिर्फ उसका चेहरे के बारे में उसे याद है, उसका चेहरा दिखता कैसा है ये याद है, और उसका नाम पता है, उसका टाइटल पता है, और वो किस क्लैन में रहता है ये पता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है। खैर वो अब ये सब कुछ सोचना नहीं चाहता था, बस वो अपना हस्बैंड का सब इंतजार कर सकता था। जहाँ पे 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 30 मिनट, और ऐसे करके पूरा 1 घंटा हो गया था, अभी भी उसका हस्बैंड नहीं आया था। विंग ना बैठे बैठे ना बोर फील कर रहा था, लिटरली वो अभी बेड पर बैठा हुआ था और उसे इरिटेटिंग फील हो रहा था, और वो सोच भी रहा था कि
ये अल्फा गया तो गया कहाँ? वो ना लिटरली ऑफ कोर्स वो ज़्यादा देर तक बैठा रहने वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं था। हालाँकि वो ओमेगा था, लेकिन उसकी जो नॉटीनेस था ना वो अल्ट्रा प्रो मैक्स जैसा था, मतलब नेक्स्ट लेवल का नॉटीनेस था। अगर उसका हस्बैंड लाइक ठीक है उसके अकॉर्डिंग हुआ तो वो अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करेगा, नॉटीनेस करेगा, एंड ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। तभी रूम का मतलब दरवाज़ा नॉक होता है। विंग को अजीब लगा। ऑफकोर्स अगर उसका हस्बैंड है तो वो अंदर आ जाए, नॉक करने की क्या ज़रूरत थी, जहाँ पे वो ना बैठा ही रहता है। वहाँ पे मतलब कुछ देर बैठने के बाद उस रूम में दोबारा नॉक होता है। विंग को ना अपना गुस्सा आ गया था। विंग अपने बेड से उतरता है। उतरने के बाद वो डायरेक्ट अपने रोप को संभालते हुए ही मतलब दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा को खोल देता है और चिल्लाकर मतलब कहने ही वाला था कि वो देखता है सामने कोई नहीं था। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग अपने सिर को बाहर निकालता है रूम से और वो आसपास देखने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स उसका वेल लगा हुआ था, वो वेल को हटा नहीं सकता। ये रूल्स है कि उसका वेल सिर्फ उसका हस्बैंड ही हटा सकता है। तो बस वो ना अपने वेल को सिर्फ थोड़ा सा हटा करना बस देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई है या नहीं, लेकिन वो देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग जो उस क्वार्टर से बाहर निकल गया था और वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे कोई नहीं था, जहाँ पे वो ना कॉरिडोर से चलते हुए जा रहा था। ऑफकोर्स वो बोर हो रहा था अपने रूम पे। एंड ये जियांग क्लैन है। ऑफकोर्स जियांग क्लैन में सब कुछ वो जानता है। अब वो अपने मतलब फेस पर, अपने आंखों पर अगर वो ब्लाइंड फोल्डेड होकर भी चले ना तो उसे पता होगा कौन सी जगह कहाँ है, इसीलिए वो ना वेल पर ही ना चल रहा था। उसे मतलब सब कुछ अच्छे से याद है कि इस कॉरिडोर से जाने पर एक पॉन्ड सामने आएगा, उसके बाद उस पॉन्ड में मतलब एक ब्रिज है, वहाँ पे बहुत सारे जो लोटस फ्लावर है ना वो सब उगे हुए हैं, तो उसे ये पता है। वो ना वहीं जा रहा था। पता नहीं उसे मतलब क्या लगा कि वो वहाँ से जा रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो रूम पे बैठकर तो इतनी देर तक वो बैठा रहा, उसका अल्फा नहीं आया तो उसे गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसने सोच लिया था कि अगर उसका अल्फा आकर उसे ना देख पाए तो ना देखे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे सीधा बस वेल पहने हुए ही जा रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद वो उस पॉन्ड के पास आ गया था एंड वो वहीं पर खड़ा हो गया था, जहाँ पे वो ना मतलब एक ताज़ी हवा लेने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास, उसके बहुत क्लोज कोई है। विंग इसे ना एकदम शिवर कर उठा था, उसे ना डर लग गया था, क्योंकि वो जो पर्सन था ना वो विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था, बहुत ज़्यादा क्लोज। विंग जो ऑफकोर्स अपने वेल पर था ना वो ना डर गया था और वो एक स्टेप पीछे चला गया था, जहाँ पे वो जो पर्सन था वो भी एक स्टेप आगे आ गया था। विंग जो मतलब अपने हाथों में ऑफकोर्स उसका तलवार नहीं था और वेटिंग हॉल मतलब वेटिंग चैम्बर पर था, ऑफकोर्स वो तलवार लेके नहीं जाएगा और उसके हाथ में भी तलवार था भी नहीं, इसीलिए वो डिफेंसलेस था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे पीछे जा रहा था और वो कहता कौन कौन है, जहाँ पे सामने से जो भी उसके पास आ रहा था ना उसके मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, ना ही उसके फुट स्टेप की और ना ही उसकी मतलब वॉइस की, जहाँ पे वो कुछ नहीं कह रहा था। वो जो आदमी उसके पास आ रहा था, विंग पता नहीं क्यों उसे थोड़ा सा अजीब और थोड़ा सा मतलब अनसेफ फील हो रहा था। विंग धीरे धीरे पीछे जाते हुए ना एक पिलर के साथ एकदम चिपक गया था। ऑफकोर्स वो लड़ाई जानता है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जहाँ पे वो आदमी धीरे धीरे विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। विंग को अपने नेक पर कुछ फील होता है। विंग जो मतलब देखने की कोशिश करता है अपने आंखें को थोड़ा सा नीचा करके, तभी वो देखता है वो जो भी था ना वो विंग के नेक पर ना एक शार्प सा ब्लेड रखा था। विंग इससे डर गया और वो ना डरते हुए ही कहता कौन है ये, जहाँ पे वो इंसान कोई बात नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वो जो ब्लेड था ना वो विंग के नेक पर वो प्रेस कर रहा था। विंग अपने हाथों से उस इंसान को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे हटा नहीं पा रहा था। ऑफकोर्स उसका मतलब डर बैठ गया था उसका दिल में, जिस वजह से ना उसकी जो मतलब बॉडी थी ना वो नम हो रही थी। उसकी बॉडी हमेशा जब भी वो लड़ाई करता था स्मूथ रहता था, मतलब स्ट्रॉन्ग रहता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा वीक महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरा दिन ना उसके लिए एक स्ट्रगल जैसा था, उस कैसे कह सकते हो कि स्ट्रेस जैसा था। तो अभी अचानक उसके मतलब सामने कोई आया है, उसे वो डिफेंस करेगा, उसे वो अपने से दूर करेगा, वो कर ही नहीं पा रहा था। वो जो आदमी था ना या फिर जो भी था वो उसे मतलब नेक पर ना ब्लेड को स्प्रेस कर रहा था, जिस वजह से उसके नेक से ना खून निकल रहा था। विंग जो इसकी वजह से पेन से ना अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और वो ना बस अपने हाथों से उस इंसान को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझे तभी उसे ना एक ज़ोरदार आवाज़ फील हुआ। विंग ने अपने आंखों को तुरंत ही खोल लिया था। विंग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो ये देख पाया था कि उसके सामने जो पर्सन था ना वो नहीं था, वो गायब था। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग ना अपने वेल को थोड़ा सा हटा करना देखता है। वो जो आदमी उसे मारने के लिए आया था वो आदमी एकदम बहुत दूर जाके एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिरा था। विंग को मतलब वो कंफ्यूज था और वो ना वहाँ पे देख रहा था, और वो जब वहाँ पे देख रहा था ना तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। विंग इससे जड़ पर उठा था और वो डर गया था। वो डर के मारे ना अपने आंखों को दोबारा बंद कर लिया और वो कहता मुझे माफ़ कर दो ये कहकर वो पीछे मुड़ा ही था। तभी वहाँ पे एक डीप वॉइस सुनाई दिया था विंग को, जहाँ पे कहा था तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो मतलब एकदम खड़ा हो गया था और वो सामने देख रहा था। ऑफकोर्स वेल की वजह से तो वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो इस फ्रेग्रेंस को महसूस कर पाया था। हाँ, ये और कोई नहीं लान वांगजी था। लान वांगजी खड़ा था वहाँ पे, जहाँ पे लान वांगजी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग वो एक लंबी सी ब्रेथ लेता है। उसके बाद वो ना लिटरली ऑफकोर्स वो अपना गुस्सा किसी मतलब खुद को शांत नहीं रख पाता है। वो ना अब गुस्से में उस अल्फा का यानी कि वांगजी का जो कॉलर था ना उसे टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है हे तुम कहाँ गए थे। हाँ कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम आए नहीं। उसके बाद ये किसने मुझे हार्म करने की कोशिश किया है। तो तुम कैसा अल्फा हो। हाँ, तुम अपनी वाइफ को ठीक से ध्यान भी नहीं रख सकते हो। जहाँ पे दूसरी तरफ वांगजी जो बस विंग के हाथों को देख रहा था, जो वांगजी के कॉलर पर था और विंग की बातों को वो मतलब अपने माइंड में घुमा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है।
जहाँ पे विंग गुस्से में कहता है तुम्हें पता है कि किसी ने मेरे को हमला कर दिया था, ये देखो मेरी निक से ना खून निकल रहा है। ये क्या करना वो अपने निक को दिखाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के निक की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ से कोई खून नहीं निकल रहा था। उसका निक एकदम ठीक था। कहा तुम्हारा निक ठीक है, वहाँ पे कोई कट नहीं लगा है। ये सुनकर जो विंग था, विंग अपने निक पर हाथ रखता है। हाँ, वो फील करता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और वो ना अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए नहीं, वो यहाँ पे था, किसी ने मेरे पर हमला किया, पता नहीं कौन था वो ना मेरे निक पर ना वो एक शार्प ब्लेड जैसा रखा। उसके बाद मुझे नहीं पता और वो कहाँ गया। ये कहकर वो ना उस पेड़ की तरफ इशारा किया था, जहाँ पे वांग जी भी उस पेड़ की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो कहता है कहाँ, वहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग भी पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पे कोई था नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। विंग को कुछ समझ नहीं आया और वो ना कहता है नहीं वहाँ पे कोई। जहाँ पे वांग जी कहता है देखो मुझे लगता है तुम टायर्ड हो, इस वजह से तुम वहम कर रहे हो और ये कट शायद लग गया होगा, तुम देखे नहीं हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है पर मैंने देखा तो वहाँ पे कोई था, वो मुझे अटैक कर रहा था। जहाँ पे वो ये सब कह रहा था, जहाँ पे वांग जी जो मतलब विंग को देखता है और वो कहता है शांत हो जाओ। ये कहकर वो ना अपना जो कामिंग फेरोमोन्स था ना उसे रिलीज़ करने लगा था, क्योंकि विंग पैनिक हो गया था। एंड वांग जी का जो फेरोमोन्स था वो मतलब महसूस करके विंग धीरे धीरे शांत होने लग गया था, क्योंकि ये क्या था, ऑफकोर्स ये अचानक तो वो वहम नहीं कर सकता। ये क्या सच में इसका वहम था? ऑफकोर्स वो पूरा दिन टायर्ड था, ये हो भी सकता है। विंग जो धीरे धीरे एकदम काम फील कर रहा था, जो इतना पैनिकनेस उसके अंदर था ना, वो अब जैसे कि जा रहा था, उसका माइंड अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था। जहाँ पे वो ना बस उस पिलर के सामने ना अपने आप को एकदम टेक लगा कर खड़ा हो गया था। जहाँ पे वांग जी मतलब अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है अब तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग जो अभी भी वांग जी का जो कॉलर था ना उसे पकड़ के रखा था, बस अपने सिर को हाँ में हिलाया था। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम रूम पे जाना चाहते हो? जहाँ पे ये सुनकर विंग सिर्फ नोट करता है, लेकिन वो ना चल नहीं पा रहा था। उसका जो मतलब पैर था ना वो नम था। ऑफकोर्स वो पूरा दिन ना खड़ा रहा था, बीच में सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो बैठ पाया था और ऊपर से मतलब वांग जी नहीं आया था तो उसकी वजह से वो बाहर आया था। उसके बाद उसके साथ ये हुआ क्या, ये वहम था या फिर कुछ और था, ये सब ना वो टायर्ड फील कर रहा था, खुद में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। जहाँ पे वांग जी जो ये समझ गया था, वांग जी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने हेजिटेशन को साइड में रखकर वांग जी विंग को गोद में उठा लिया था। वांग जी का ऐसा एक्शन देखकर विंग ना पहले शॉक हो गया था। उसके बाद ना वो भी मतलब अपने आप को ना वांग जी के सामने सौंप दिया था कि हाँ वो लेके जाए, वो क्योंकि वो ना चल नहीं पाएगा। जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर एकदम वेटिंग चैम्बर पर चला गया था और वहाँ पे जाने के बाद वो विंग को बेड पर बिठा दिया था। उसके बाद वो साइड टेबल पर ना वाटर था उसे लेता है, उसके बाद वो विंग के सामने रखता है और वो कहता है इसे पी लो। जहाँ पे ये सुनकर विंग तुरंत ही पानी पी लेता है, क्योंकि सच में से ना गला सूख रहा था। जहाँ पे वो पानी पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, उसे थोड़ा सा अभी बेटर फील हो रहा था, लेकिन उसका जो हेयर में इतने सारे ऑर्नामेंट्स थे, उसके जो मतलब रोप थे इतना ज़्यादा हैवी थे और ना उसे ना गर्मी लग रहा था, क्योंकि जो वेडिंग रोप्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिस वजह से ना अंदर ना हवा नहीं जा पाता है, जिस वजह से ना विंग को सफोकेटेड फील हो रहा था। जहाँ पे वांग जी ये समझ गया था, वांग जी थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें हेल्प करूँ इन ऑर्नामेंट्स को खोलने में? जहाँ पे ये सुनकर विंग जो वांग जी से कहता है पहले तुम मेरी फेस से वेल हटाओ। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन विंग वांग जी का जो कॉलर था ना उसे पकड़ता है और वो कहता है देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ और बस पहले इस वेल को हटाओ यहाँ से। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी जो डर गया था और वो विंग के फेस से उस वेल को हटा देता है। विंग का फेस अब वांग जी के सामने था और वांग जी विंग के फेस को देखे जा रहा था, वो भी ब्लिंक करते हुए। जहाँ पे विंग भी वांग जी के फेस को देख रहा था। पहले उसका जो चेहरा थोड़ा सा इरिटेटिंग था ना, अब ना एकदम नॉर्मल हो गया था और वो ना ब्लिंक करते हुए वांग जी को देखे जा रहा था, क्योंकि उसके सामने एक फ्लावर ब्यूटी होता है ना, एकदम फ्लावर ब्यूटी की तरह वांग जी था। वांग जी जो ऑफकोर्स रेड रोप में था एंड पहली बार उसने रेड रोप पहना था, जहाँ पे उसके फॉरहेड पर एक रेड रिबन था, जहाँ पे मतलब बीच में जो फॉरहेड रिबन का जो जेट था ना वो सिर्फ सिल्वर कलर का था, बाकी जो रिबन था वो एकदम रेड कलर का था। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब हैंडसम लग रहा था। जहाँ पे वांग जी की मतलब हैंडसम चेहरा देखकर ना विंग जो कहने वाला था ना वो भूल ही गया था। असल में वो बोलने वाला था कि वो इतना लेट क्यों हो गया, उसकी वजह से उसे कितनी देर तक इंतजार करना पड़ा था, लेकिन अभी ना उसके मुंह से ना कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था और बस वांग जी को सब घूरे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी भी विंग को देखे जा रहा था। कुछ देर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद विंग जो मतलब वांग जी के मतलब अपने फेस को वांग जी की नज़र से हटाता है और फिर वो कहता है हाँ मुझे इसमें थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी जो अपने होश में आता है वो कहता है ठीक है। जहाँ पे वांग जी विंग के जो हेयर ऑर्नामेंट्स था ना उसे खोलने में हेल्प करता है। कुछ टाइम ही लगा था उसे हेयर ऑर्नामेंट्स खोलने में। जहाँ पे फाइनली विंग का जो मतलब बाल था ना एकदम खुल गया था और तब जाके थोड़ा सा उसे आराम फील हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइटली उसके हेयर को बंधा गया था ना कि विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था। जहाँ पे अब जाके से थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के जो मतलब हेवी रोप था उसे भी खोलने में जस्ट हेल्प किया था। जहाँ पे वांग जी मतलब उसकी जो इनर रोप था उसके अलावा बस उसकी बाकी रोप को उसने ओपन कर दिया था और उसे साइड में एकदम सुंदर से रैप करके रख दिया था। जहाँ पे विंग जो अब एकदम मतलब खुद को रिलैक्स फील कर रहा था, जहाँ पे वो अभी बेड पर बैठ गया था। दूसरी तरफ विंग को ऐसे देखकर वांग जी भी नोट करता है और वो बस अब खुद के जो हेयर ऑर्नामेंट्स थे ना उसे खोलने लग गया था। उसके हेयर ऑर्नामेंट्स खोलने के बाद उसकी जो रोप थी उसकी बहुत सारे लेयर्स उसने पहने थे, टोटल 5 लेयर्स पहने थे।
एंड उस सब को वो खोलता है। उसके बाद बहुत ही सुंदर तरीके से रैप करके रख दिया था। रखने के बाद वो वॉशरूम जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे वो देखता है कि वांग जी मतलब विंग अभी लेट गया है, लेकिन वो सोया नहीं था। जहाँ पे वांग जी जो इधर उधर देखता है, ये बेड एक ही था एंड ये बेड बड़ा भी था, किंग साइज जो बेड होता है ना वो था। जहाँ पे वांग जी थोड़े हेजिटेट करने के बाद वो उस बिस्तर के सामने आ गया और वो वहाँ पे बैठ गया। जहाँ पे वांग जी को ऐसे देखकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है क्या हुआ, आप सोगे नहीं। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी सिर्फ नोट करता है और वो भी ना एकदम साइड कॉर्नर पर लेट गया था। जहाँ पे विंग ऑफ कोर्स विंग शेमलेस था, पहले वो नर्वस था लेकिन वो वांग जी को देखकर ना अभी नर्वस नहीं था। जहाँ पे वांग जी जब लेट गया ना तो वांग जी मतलब बैक करके सोया था विंग के सामने। तो यहाँ पे विंग ना वांग जी का बैग देखे जा रहा था। कुछ देर ऐसे वांग जी के बैग को देखने के बाद ना उसके चेहरे पर ना एक नोटी स्माइल आ गया था और वो ना मन ही मन कहता है चलो थोड़ा सा फन किया जाए। ये कहकर वो ना धीरे धीरे अपने आपको वांग जी के पास लाता है। वांग जी जो लेटा हुआ था उसे फील हो रहा था कि विंग कुछ तो कर रहा है, क्योंकि बेड थोड़ा सा मतलब मूव कर रहा था, मतलब उतना नहीं लेकिन वांग जी को फील हो रहा था कि विंग कुछ तो कर रहा है। दूसरी तरफ विंग धीरे धीरे एकदम वांग जी के बहुत क्लोज आ गया था एंड वो ना अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को वांग जी के ऊपर डाल दिया था। वांग जी इससे इतना ज़्यादा शॉक हो गया था ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके दिल की धड़कन जैसे ना भंगरा करता है ना, ठीक वैसे ही भंगरा कर रहा था। जहाँ पे वांग जी को ना खुद की जो हार्ट बीट थी ना उसे फील हो रहा था। जहाँ पे वो धीरे धीरे अपने सिर को मतलब घुमाता है और वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग के चेहरे पर एक स्माइल था। वो कहता है ना टीजिंग स्माइल, ठीक वैसा वाला स्माइल था। जहाँ पे वांग जी जो मतलब हकलाते हुए कहते तुम ये क्या 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 कर रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देता है आज क्या है अल्फा, आज हमारा वेडिंग नाइट है और आप मुझसे इतना दूर, क्या आप भूल गए हैं कि वेडिंग नाइट पे क्या होता है। आज हमारा वेडिंग नाइट है अल्फा, क्या आपको पता नहीं वेडिंग नाइट पे क्या होता है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी वो ना थोड़ा सा विंग से दूर जाते हुए कहता देखो वो मुझे ये कहकर ना वो हकला रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग के चेहरे पर अब और भी बड़ा स्माइल आ जाता है। वो ना मन ही मन बहुत ज़्यादा ना हंस रहा था, लेकिन वो अपने आप को मतलब काम दिखाते हुए कहता क्या हुआ अल्फा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, क्या सच में आप मुझे पसंद नहीं करते। ये कहकर ना रोनू सा शक्ल बना लिया था। लिटरली विंग को खुद नहीं पता था कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन उसे ही करने में ना मज़ा आ रहा है एंड वो ना एकदम खुद को इनोसेंट प्रूफ करा रहा था। जहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख रहा था, विंग ना एकदम अपने आइज़ को छोटा कर लिया था और वो ना फेक आंसू बहाने वाला जो रिएक्शन है ना वो दिखा रहा था और वो कहता है अल्फा क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, क्या आप मुझे नहीं चाहते। जहाँ पे ये कहकर ना उसकी आंखों से आंसू निकल गया था। लिटरली ये देखकर वांग जी ना शॉक हो गया था और उसे पता नहीं क्यों ये बुरा लगा। जहाँ पे उसने ना अपने हाथों को विंग के चेहरे पर रखा और वो उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता नहीं ऐसा नहीं है वो मैं। जहाँ पे विंग और भी ज़्यादा ड्रामा करते हुए कहता है क्या हुआ अल्फा, आप मुझे पसंद नहीं करते, वरना आज तो हमारा वेडिंग नाइट था और वेडिंग नाइट पर तो वो सब करते हैं ना, लेकिन आप तो वो सब कर नहीं रहे और आप मुझसे दूर जा रहे हैं, क्यों अल्फा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते। ये कहकर ना वो रोने लगता है। लिटरली ये ड्रामा क्वीन था, एक नंबर का ड्रामा क्वीन। जहाँ पे वांग जी हमारा भोला भाला वांग जी इससे पिघल गया और वो ना विंग के फेस को मतलब सहलाते हुए कहता ऐसा नहीं है वो ना थोड़ा सा मैं हम दोनों को टाइम मैं तो तुम्हें ठीक से नहीं जानता, वो उल्टा सीधा कुछ बोले जा रहा था। जहाँ पे ये देखकर विंग को ना मनी मन लिटरली उसे ना पेट पकड़ के हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके ना और भी ज़्यादा एक्टिंग करते हुए कहता है क्या इसका मतलब आपकी ये शादी मर्जी से नहीं हुआ, आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझे पसंद नहीं करते। ये कहकर वो रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी जो मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। अरे वो ये सब अभी करना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर रीज़न था ये सब कुछ ना करने का, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इस ओमेगा को नहीं जानता है। और हाँ सबसे बड़ी बात, उसकी ये शादी एक अरेंज मैरिज थी जहाँ पे उसका मतलब ना भी नहीं था, बस वो थोड़ा सा टाइम चाहता था क्योंकि वो बचपन से ही एक अकेला ज़िंदगी जीता आया है और उसके अभी अचानक ही उसके लाइफ में एक ओमेगा आ गया जो उसका एक लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो उसे थोड़ा सा खुद को संभालने में टाइम लगेगा क्योंकि इतने टाइम पे उसे ना मतलब मौका ही नहीं मिला खुद को समझाने का या फिर खुद को ये बताने का कि हाँ अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ एक ओमेगा है। वो ये समझा नहीं पाया है। अब अचानक शादी हो गया, उसके बाद वेडिंग नाइट पे उसका ओमेगा वो भी उसके सामने रो रहा है, वो क्या रिएक्शन दे। जहाँ पे वो जो मतलब विंग था ना, वांग जी के फेस को देखे जा रहा था क्योंकि वांग जी सोच रहा था ना, जहाँ पे वांग जी की ऐसे रिएक्शन को देखकर ना अपने फेस की जो मतलब स्माइल थी ना वो थोड़ी देर स्माइल करता है, उसके बाद वो दोबारा एक्टिंग करते हुए कहता क्या हुआ अल्फा, आप मुझे दूर चले जाएंगे, ठीक है आप चले जाइए, आप चले जाइए। ये कहकर ना वो वांग जी से दूर होने लगा था। वांग जी जो उसे पता नहीं उसने क्या किया, उसको बस लगा कि ये करना चाहिए, बस वो विंग को एकदम अपने करीब खींच लिया और उसे ना एकदम हक कर लिया। अब इससे हैरान होने वाली बात विंग का था, लिटरली अब हैरान उसे होना था। जहाँ पे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये तो वो मजाक कर रहा था, लेकिन ये अल्फा तो सच में मान लिया। वो इस शॉक से बाहर निकलता उससे पहले ही विंग और ज़्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पे वांग जी ने विंग के लिप्स पर कर दिया था किस एंड इससे तो विंग इतना ज़्यादा शॉक था ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। दूसरी तरफ वांग जी की कहो, वांग जी को पता ही नहीं था वांग जी ने क्यों किया ऐसा, बस उसने कर दिया। उसने आंखों को बंद कर लिया था टाइटली क्योंकि उसे लगा कि शायद इससे वो रोना बंद कर दे एंड यही सोचकर उसने सिर्फ लिप्स पर किस कर दिया, लेकिन उसने अपने लिप्स को ना मूव नहीं किया था। दूसरी तरफ विंग ना एकदम शॉकिंगली बस अपने बड़ी बड़ी आंखें करके ना वांग जी को देखे जा रहा था, लेकिन वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे कुछ देर तक उन लोगों ने मतलब लिप्स को टच करके रखा था। हालांकि वांग जी लिप्स को मूव नहीं कर रहा था, लेकिन विंग जो ऑफकोर्स एकदम परवर्ट टाइप
का है, अब लिप्स में लिप्स लग ही गया है तो वो किस क्यों नहीं करेगा। और ऑफकोर्स ये उसका अल्फा है, उसने भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और अब वो लिप्स को मूव करने लग गया था। जहाँ पे ये देखकर अब वांग जी की शॉक होने की बारी थी। वांग जी ने सिर्फ किस किया था, बस ऐसे ही अपने लिप्स को टच किया था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग अपने लिप्स को मूव करने लग गया था। जहाँ पे वांग जी मतलब विंग की तरफ देखता है, लेकिन इस बार विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो वांग जी के लिप्स को ना सक कर रहा था। जहाँ पे अब वांग जी भी विंग को फॉलो करने लग गया था, क्योंकि ऑफकोर्स उसे किस करना नहीं आता है। हालांकि वो अल्फा है, इन सब के बारे में उसे जानना चाहिए, लेकिन उसने उस मैरिटल बुक को पढ़ा ही नहीं था जो उसे लैंग क्लैन में दिया गया था। उसे नहीं पता उसने क्यों नहीं पढ़ा, बस उसने नहीं पढ़ा एंड उसे किसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। दूसरी तरफ हमारे पर्वत विंग के बारे में कहूँ तो वो तो हमेशा ऐसे नोटी बुक्स पढ़ा रहता है, तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आखिर किस कैसे करते हैं। ऑफकोर्स किस कैसे करते हैं उसे पता है, हालांकि ये उसका फर्स्ट किस था जो उसने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया था, लेकिन उसे किस करना आता था। जहाँ पे वांग जी भी विंग को मतलब कॉपी कर रहा था और वो भी ना वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था, वो भी विंग की तरह ही। वो दोनों ना ऐसे ही एक सॉफ्ट सा किस शेयर करते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही ना अनएक्सपीरियंस थे। हालांकि विंग को पता है कि वो किस कैसे करते हैं, लेकिन वो भी ये पहला किस था, तो ये थोड़ा सा ना ऑकवर्ड टाइप का हो गया था, क्योंकि दोनों ही अपने लिप्स को मूव कर रहे थे ना, तो दोनों ही ना थोड़ा सा किसके बीच में ही ना रुक रहे थे, क्योंकि उनको किस करना ठीक से नहीं आ रहा था। ऐसे ही वो दोनों बहुत देर तक स्ट्रगल करते हुए किसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे से अलग होते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों का ही फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था। वांग जी जो ऑफकोर्स शाय पर्सन था और ये होने की बात तो वो मुंह दिखाना नहीं चाहता था, जहाँ पे उसने ना अपने आंखों को सिर्फ बंद कर लिया था। दूसरी तरफ विंग ना वांग जी को देखे जा रहा था। विंग वांग जी के फेस को नोटिस करता है कि उसका फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था। ऑफकोर्स विंग का भी रेड हो गया था, वो ना लिटरली ब्लश कर रहा था, और वांग जी वो ना उसके ईयर, इसका फेस, उसका नोज एकदम मतलब रेड हो गया था, एकदम टमाटर जैसा, और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे विंग अपने सामने अपने हस्बैंड को, इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड को वो देख रहा था, इतना हैंडसम, जिसमें उसका हस्बैंड का जो फेस था ना एकदम ग्लो कर रहा था। जहाँ पे कुछ देर तक अपने हस्बैंड को घूरने के बाद वो मतलब वांग जी के जो चेस्ट था ना वहाँ पे अपने सिर को रख दिया था। उसे नहीं पता कि उसके दिल की धड़कन इतनी क्यों बढ़ रही है, लेकिन वो बस वांग जी को हक करके सोना चाहता था। अब आगे के बारे में वो नहीं सोचना चाहता है। हाँ, उसे भी टाइम चाहिए। उसने ये सब कुछ मजाक में किया था, लेकिन उसे ये बुरा नहीं लगा। कभी ना कभी उन दोनों को ये करना होगा, क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, तो कभी ना कभी उनको ये करना होगा। ये तब की बात होगी, लेकिन अभी बस वो लंजा को हक करके सुना चाहता था। हाँ, अभी वो इस पर्सन को अच्छे तरीके से नहीं जानता है, लेकिन अभी वो बस ये जानता है कि ये उसका हस्बैंड है और फ्यूचर भी उसे इसके साथ ही बिताना है। यही सोचकर वो बस वांग जी को हक कर लिया था और वांग जी के चेस्ट पर ना अपना सिर रख लिया था। वांग जी जितनी देर से अपनी आंखों को बंद किया मतलब करके रखा था ना, वो अपने आंखों को खोलता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपने आंखों को बंद कर लिया और वो अपने दोनों हाथों को वांग जी के ऊपर रैप कर लिया था। एंड वांग जी कुछ देर विंग को ऐसे देखता है, उसके बाद वो वांग जी के मतलब विंग के जो मतलब वेस्ट था ना उसे पकड़ लेता है और भी टाइटली, और अपने दोनों हाथों को विंग के ऊपर रैप करके ना अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, इसीलिए वो दोनों ज़्यादा देर तक मतलब जगह नहीं रह पाए। वो वहीं पर एकदम लेट गए थे एंड सो गए थे। अब यहाँ पे थोड़ी दूर मतलब उस क्वार्टर में उनका जो मतलब क्वार्टर था वो थोड़ा सा अलग तरह से बनाया गया था, मतलब अलग था उन दोनों का जो वेटिंग चेंबर था, ठीक है। तो वहीं पर ही एक पेड़ के सामने एक इंसान था जो अभी उस क्वार्टर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंडो खुला हुआ था। एंड विंडो से वो आदमी ना देख रहा था, वो जो भी था ना वो देख रहा था, जहाँ पे उसकी आंखों पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ये पेड़ ना मतलब उस क्वार्टर के सामने था, तो वो ना बहुत साफ साफ देख सकता था रूम के अंदर। जहाँ पे वो इंसान ना बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, उसने ना अपनी मुट्ठी को टाइट कर लिया था और वो गुस्से में कहता है, ये तो मेरा चाल ही मेरे ऊपर पलटवार कर रहा है, मैंने ये क्या कर दिया। ये कहकर ना वो गुस्से में ना उस पेड़ पर ना जस्ट एक मुक्का मारता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पे रखता हूँ। तो गाइस, आप सभी को आज का पार्ट कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। और हाँ, इस एफएफ में हम विंग को थोड़ा शेमलेस एंड थोड़ा समझदार भी देखेंगे, थोड़ा नहीं बहुत समझदार देखेंगे। एंड वांग जी की बात करें, वांग जी समझदार तो है, लेकिन कभी कभी वो उल्टा सीधा काम भी कर देगा। अब ये कैसा है ये हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। जरूर बताना आज का पार्ट कैसा लगा है, और हाँ, मेरे सवाल का जवाब देके जाना कि इस एफएफ में आपको विलन कौन लग रहा है, ठीक है। यही पर मैं सवाल छोड़कर जा रही हूँ, तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।